हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 2 बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार का यह चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्राचीन बिहार पर 3 सेशन आपको कवर करवा दिया हूँ। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो यदि वो तीनों पार्ट यदि नहीं देखें प्राचीन बिहार का, तो वो तीनों जाकर भी आप ज़रूर देखेगा। उन तीनों का वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में गुप्त साम्राज्य को देखने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। यह जो है प्रयागराज के निकट में, इस प्रयागराज के जो निकट था वैशाली में गुप्त राजवंश की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि स्थापना किया गया था। गुप्त वंश की जो स्थापना किया गया था वह श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन करते हैं। गुप्त वंश पर श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच हुए, जो कि 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किए। गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यानी कि गुप्त वंश का जो प्रथम महासम्राट हुए वह चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 320 ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में बैठे थे। 320 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। इनके चंद्रगुप्त प्रथम के जो पत्नी हुए कुमार देवी थे, जो कि लिच्छवी के राजकुमारी थे। और इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत जो कि 319 बीसी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था गुप्त संवत। जैसे कि विक्रम संवत, शक संवत, ये सभी तो होते हैं। इसी तरह का जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत शुरू किया गया था 320 या 319 ईस्वी में। तो चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी हुए वह समुद्रगुप्त हुए, जो कि गुप्त वंश की गद्दी पर 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और इन्होंने जो है आर्यव्रत में 9 शासकों को और दक्षिणाव्रत में 12 शासकों को पराजित किए थे। इन्हीं उपलक्ष्यों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है आर्यव्रत में 9 शासकों को और दक्षिणा जो व्रत था उनमें 12 शासकों पर विजय हासिल किए थे। वहीं देखा जाए तो समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे हरिसेन, जो कि इनके द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा गया था। ये भी फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त जो कि विष्णु के उपासक थे। ये जो थे विष्णु के उपासक थे, यानी कि बौद्ध विष्णु वैष्णव जो धर्म था उनके प्रवचक यानी कि मानते थे। नेक्स्ट देखें तो विक्रामक की जो उपाधि है वह समुद्रगुप्त के द्वारा लिया गया था, और इन्हें जो है कविराज कहते हैं। इनके द्वारा जो एक सिक्का चलाया गया था उन पर जो है इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया था, इसलिए जो इन्हें कविराज के नाम से जानते हैं, यानी कि कहा जाता था, पुकारा जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जो कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक गद्दी पर शासन करते हैं गुप्त वंश पर। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आते हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से जो चीनी यात्री थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, तो फाहियान। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत जो भाषा था वह प्रसिद्ध
संस्कृत भाषा का सबसे जो प्रसिद्ध कवि थे वह कालिदास, जो कि इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। यानी कि प्रसिद्ध जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य यानी कि जो वैद्य थे वह धन्वंतरि थे। ये भी इम्पोर्टेंट है इन सभी, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देखा जाए रहने वाले प्रमुख जो विद्वान थे उन सभी विद्वान को देख लेते हैं, जैसे कि बारामहीर, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त। ये सभी जो विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट, जो कि भट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। इन्हीं में जो है सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट की ये दोनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत का। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था। विष्णु शर्मा की यह बहुत फेमस किताब है पंचतंत्र, जो कि संसार का सबसे प्रचलित किताब में से एक माना गया है। जो कि बाइबिल जो था ईसाइयों का जो किताब है, पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, इसके बाद जो है दूसरा स्थान रखता है पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो है दूसरा स्थान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुए। कुमारगुप्त प्रथम जो कि 415 या 445 ईस्वी तक शासन करते हैं। 415 से लेकर 454 ईस्वी तक, 415 से 454 ईस्वी तक शासन करते हैं कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। नेक्स्ट देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा ही निर्माण किया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा में स्थित है, ये कुमारगुप्त के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए, जो कि 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक गुप्त वंश पर शासन करते हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे। स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। गुप्त राज्यों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। गुप्त राजाओं के द्वारा जो है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था। और इन्हीं के स्वर्ण मुद्राओं को जो है अभिलेखों में दिनार कहा गया है। इनके द्वारा जो अभिलेख जो जारी किया जाता था उसमें जो है स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तो क्वेश्चन में इस रूप में भी पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश में रुपये को है जो किस नाम से पुकारा करते थे, तो दिनार। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। काष्ठियों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। काष्ठियों का सबसे पहला जो वर्णन मिलता है काष्ठियों का सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में काष्ठियों का वर्णन सर्वप्रथम जो है ओशनम स्मृति में मिलता है। यानी कि काष्ठियों को जो जाति के रूप में जो वर्णन किया गया है सर्वप्रथम वह ओशनम स्मृति में किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्त समय के गुप्त जो वंश चल रहा था उसी समय जो था विंध्य जंगल के निवासी जो हुआ करते थे वह अपने देवी देवताओं को मनुष्य का मांस यानी कि मनुष्य का भेंट चढ़ाया करते थे। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरल अभिलेख से पता चलता है। गुप्त वंश के समय जो था सबसे पहले यह पता चलता है कि भानुगुप्त के अभिलेख से किसी के सती होने का पहला पता चलता है, जिसमें भोज राजा की मृत्यु पर जो है उनकी पत्नी सती हो जाती हैं। इसका उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरल अभिलेख में मिलता है। गुप्त सम्राट जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और विष्णु का वह वाहन गरुड़ जो हुआ करता था, विष्णु का वाहक जो है गरुड़ उनका राजकीय प्रतीक हुआ करता था। गरुड़ जो कि गुप्त राजवंश का राजकीय प्रतीक था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवशेष गुप्त जो काल था, गुप्त काल उस समय का यदि देखा जाए तो सबसे वैष्णव धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण अवशेष जो देखने को मिलता है वह देवगढ़ जो कि जिला ललितपुर में स्थित है। यहाँ पे दशावतार मंदिर है।
ये जो निर्माण जो किया गया है यह गुप्त काल का ही है। यह देखा जाए तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दशावतार मंदिर जो कि बेतवा नदी के किनारे है, यह देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्त काल के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था, गुप्त राजाओं के द्वारा। अजंता देखें नेक्स्ट, तो अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में देखा जाए तो 6 शेष हैं। वर्तमान में 6 ही गुफाएं बच रहे हैं, जिनमें से गुफा संख्या 17 और 18 गुप्तकालीन है। यानी कि गुप्तों के जो गुप्त राजा थे उन्हीं के द्वारा जो है इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट, पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी और इनमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि पुराणों का जो रचना हुआ था वर्तमान में देखा जाए तो वह गुप्त काल के समय ही हुआ था। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। संस्कृत जो कि गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट देखें तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति, इन सभी स्मृतियों का जो रचना है यह गुप्त काल में ही हुआ था। ये सभी जो स्मृति हैं इन सभी का रचना गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। पहले जो थे देवी देवताओं को मंदिर नहीं बनाया जाता था, यानी गुप्त काल से ही इसकी मंदिर बनाने की जो है विधि शुरुआत हुआ था कि इस देवी देवता के ऊपर जो है मंदिर जो बना हुआ दिखता है इसकी शुरुआत गुप्त काल से ही किया गया था। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास जो है गुप्त काल से ही हुई है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया था, जिसमें राजा दृश्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कहानी का कथा का वर्णन किया गया है। दृश्यंत जो कि राजा थे और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में, जो कि प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपियन भाषा में किया गया था। यह प्रथम रचना था जिसकी भाषा में देखा जाए यूरोपियन भाषा में किसका अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम का। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस वंश को मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो स्वर्ण गुप्त काल वंश को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है सर्वाधिक मतलब कि ऐतिहासिक जितने भी कार्य हुए थे सांस्कृतिक, वे सभी गुप्त काल में से शुरू हुए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि गुप्त काल में निर्मित ये प्रमुख मंदिरों को देख लेते हैं, जैसे कि भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का शिव विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पर्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगाम का मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी जो मंदिर हैं ये गुप्त कालीन में ही निर्मित हैं मंदिर हैं। नेक्स्ट, गुप्त प्रशासन के अंतर्गत देखा जाए तो गुप्त शासन की सबसे बड़ी जो इकाई हुआ करती थी वो देश थी, जिसके प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिनके प्रधान को गोप्ती कहा जाता था। नेक्स्ट देखें तो भुक्ति के निचले जो हुआ करते थे उसे विषय कहते थे, इनके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वह ग्राम थी, जिनके प्रधान को इनके सर्वोच्च को ग्रामपति कहा जाता था। वहीं देखा जाए तो ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग, तो गुप्त काल में कौन कौन से अधिकारी किस विभाग के हुआ करते थे, चलिए इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि महादंड नायक जो कि न्यायाधिकारी हुआ करते थे, और संधि विग्रहिक जो कि युद्ध व शांति के मंत्री हुआ करते थे,
और महाबलाधिकृत जो कि सेनापति हुआ करते थे, और दंडपाशिक जो पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, और विनय स्थिति स्थापक जो शिक्षा व धर्म संबंधित अधिकारी हुआ करते थे, और महाप्रतिहार जो कि राज्य प्रसाद का अधिकारी हुआ करते थे, और महाछपटलिक जो कि लेखा विभाग का अधिकारी हुआ करते थे, और ध्रुवाधिकारण जो भूमि संग्रह अधिकारी हुआ करते थे, और शैलिकिक जो कि सीमा शुल्क के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये सभी जो अधिकारी हैं गुप्त काल के संबंधित अधिकारी हुआ करते थे। किनका प्रमुख हुआ करते थे। तो इनमें से कुछ का आपको ध्यान में रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महादंडनायक जो कि न्यायाधीश का अधिकारी हुआ करते थे, और नेक्स्ट देखा जाए तो महाबलाधिकारी जो कि सेनापति अधिकारी हुआ करते थे, और दंडपाशिक जो कि पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। तो ये सभी थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सुदर्शन झील भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुदर्शन झील में देखा जाए तो बहुत से राजाओं ने अपना काम करवाए थे, इसलिए सुदर्शन झील जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सुदर्शन झील देखा जाए तो यह गुजरात राज्य के गिरनार में स्थित है। इनका जो निर्माण करवाया गया था सुदर्शन झील का, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था पश्चिमी भारत के सिंचाई के लिए। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और किनके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसने किया था? तो पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखें तो अशोक के समय में यवन तुषाप जो कि इस झील में एक बांध का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट शक महाक्षत्रप जो कि रुद्रक दमन के समय में पहली बार यह बांध टूट गया था। यानी कि रुद्रक दमन के समय में जो निर्माण करवाया गया था सुदर्शन झील पर अशोक के समय में, यह जो बांध था रुद्रक के समय में पहली बार बांध टूट जाता है, जिसकी मरम्मती के लिए जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्यपाल सुबिशाख को भेजे थे। सुबिशाख जो कि इसका निर्माण करवाते हैं दोबारा। नेक्स्ट जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में भारी बारिश जो हुआ था उस कारण सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया था। तब इस झील का पुनर्द्वार जो है सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर परनदत्त के द्वारा पुनः जो है इनको परनदत्त के पुत्र जो थे चक्रपालित, इनके द्वारा जो है इनका पुनः निर्माण करवाया गया था। जो पूरा जो था निर्माण करवाया गया था दोबारा। यानी कि सौराष्ट्र प्रांत के कौन थे गवर्नर? तो परनदत्त थे। परनदत्त के जो पुत्र थे चक्रपालित, इन्हीं के द्वारा जो है दोबारा, यानी कि पहली बार तो रुद्रक दमन के द्वारा मतलब करवाया गया था। सेकंड टाइम देखा जाए तो स्कंदगुप्त के समय जो थे इनके द्वारा सुदर्शन झील का जो बांध था उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। स्कंदगुप्त ने इस झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकारों को भी देख लेते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि मोस्ट फेमस है, यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखें तो मालविकाग्नि मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसमें अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट विक्रमो वर्ष्यम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो था पुरूरवा एवं उवर्षी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया था। तो ये सभी किताब जो कि कालिदास को लिखा गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्वप्नवास बदता जो कि भास के द्वारा लिखा गया था। इसमें उदयन एवं बासबदता की कथा का वर्णन किया गया है, जो कि भास के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा का वर्णन किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामी के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मृच्छकटकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा
गणिका बसंत सेना की कहानी का वर्णन किया गया है मृच्छकटिका में। तो ये सभी किताब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। ये सभी किताबें इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। और ये सभी जो किताब है ये गुप्तकालीन है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उन्हें देख लेते हैं। इनमें से देखा जाए तो पहला जो कि धनवंतरी थे। धनवंतरी नवरत्नों में देखा जाए तो इनका स्थान सर्वोपरि था, यानी कि सभी नवरत्नों में इनका स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। यह एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिनके रचिता 9 ग्रंथ पाए जाते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो है लगभग 9 ग्रंथों की रचना की गई थी। ये सभी जो थे आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित शास्त्र थे। इनके द्वारा जितने भी जो किताब लिखे गए था ये सभी चिकित्सा से संबंधित थे, क्योंकि ये वैसे भी राज्य वैद्य थे तो चिकित्सा से संबंधित ही किताब लिखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं इनके प्रमुख संबंधित किताबों को, जैसे कि रोग निदान, वाद चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि और विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी, निघट्टू, वैदिक भास्कोरोदियम, नेक्स्ट चिकित्सा सार संग्रह। ये सभी जो कि इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनके, ये सभी जो थे धन्वंतरी के प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में सबसे बड़े सिद्धि सहित थे। इनका जो काम था, जो युद्ध में घायल होते थे सैनिक, उनका चिकित्सा करना था इनका धन्वंतरी का। वहीं देखा जाए तो सुश्रुत संहिता, जो कि यह भी मोस्ट फेमस किताब है, जो कि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया था। इनके गुरु थे, इनके सुश्रुत के गुरु जो कि धन्वंतरी थे, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, छपनक, ये जो थे सन्यासी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखे जिसकी जो ग्रंथ सभी ग्रंथ में से देखा जाए तो भिक्षाठ, जो कि इनकी महाउपलब्धि हासिल किए थे। नेक्स्ट, अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ अमरकोश है। अमरकोश जो कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश है। इसे जो है विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है। इस कोश में कबीरदास हजार नाम है। नेक्स्ट, शंकु, इनका पूरा नाम जो देखा जाए तो शंकुकु या संडंकु था इनका पूरा नाम। इनका एक ही महाकाव्य ग्रंथ है जो कि भुवना भयुदम, जो कि शंकु के द्वारा लिखा गया एकमात्र ग्रंथ है। यह बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता था। नेक्स्ट, बेताल भट्ट, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनके द्वारा जो रचना की गई थी बेताल पंच बिसंती, जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना थी। इसमें जो है एक कहानी था बेताल पच्चीसी के नाम से, जो कि मोस्ट फेमस कहानी है। इनके द्वारा जो रचना किया गया था। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो नवरत्न थे घट प्रखर, जो कि नवरत्नों में से एक थे। यह संस्कृत के ज्ञाता थे। ये जो थे संस्कृत के यमक और अनुप्रसार के विशेषज्ञ ज्ञाता थे। इनके द्वारा जो रचना किया गया था घट प्रखर काव्य एवं दूसरा जो ग्रंथ था नीतिसार। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं थी, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनको बारे में देखा जाए तो इन्होंने कुल 4 काव्य एवं 3 नाटक के काव्य की प्रसिद्ध रचना है। इन सभी में देखा जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि सर्वोच्च मतलब कि बहुत फेमस किताब है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था इन सभी किताबों में से। नेक्स्ट, 12 मिहिर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। यह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत जो कि 12 मिहिर के द्वारा रचना की गई है, जबकि सूर्य सिद्धांत का जो कि आर्यभट्ट के द्वारा रचना किया गया था। तो इन दोनों में जो है कन्फ्यूज नहीं होएगा, ध्यानपूर्वक ध्यान में रखेगा कि सूर्य सिद्धांत 12 मिहिर के द्वारा, जबकि सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट के द्वारा रचना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बृहजातक और
बृहत संहिता, पंच सिद्धांत कारिका, विवाह पटल और लघु जातक, योग यात्रा, ये सभी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि बारहमाही के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट वर रुचि, जो कि कालिदास के भांति यह भी प्रसिद्ध अन्य महाकाव्य थे, यानी कि यह भी प्रसिद्ध महाकाव्यों के रचयिता थे। इनके में देखा जाए तो पुत्र कौमुदी, नेक्स्ट इनकी जो रचना थी सुतुक्ति, कर्णामृत और शुभा सीताबली, इनकी जो है ये सभी जो थे प्रसिद्ध रचना जो थी वर रुचि की थी। तो आप इन सभी जो नवरत्न थे उनके द्वारा जो प्रसिद्ध जो रचना की गई है उन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट कर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा देखा जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा सम्राट अकबर, जो कि इनके साम्राज्य में भी नवरत्न रहा करते थे, जैसे कि टोडरमल और हकम हुकीम, ये सभी जो थे अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट देखें तो शिवाजी में देखा जाए तो अष्टप्रधान एवं कृष्णदेव राय में भी अष्ट दिग्गज रहा करते थे, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। यानी कि शिवाजी एवं कृष्णदेव राय के बीच दरबार में देखा जाए तो अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो इन सभी के बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यदि आज ये लास्ट है क्वेश्चन दोस्तों, यदि कंटेंट पसंद आए हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा सेशन आपको प्रोवाइड किया जाए तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।